नौकरी शुरू करी थी 10,000 से, जब मैंने नौकरी करना बंद किया तो शायद आई वाज अर्निंग 200 टाइम्स ऑफ करेक्ट। दैट। जो इन्वेस्टमेंट और सेविंग है, वो उसका प्राइमरी पर्पस ये नहीं है कि आपको अमीर बना दे वो। राइट, उसका प्राइमरी पर्पस है, जो अमीर है वो अमीर बना के रखे आपको, कीप्स यू राइट, रिच। राइट, 50 ईयर स्टोरी अहेड ऑफ अस, वी विल बी प्रॉब्ली नेक्स्ट चाइना। इतना ग्रोथ है, और आप अगर इक्विटी में नहीं इन्वेस्ट कर रहे हो तो चाहे इक्विटी हो सकता है आज से 40% गिर जाए, वर्स्ट राइट। केस सिनेरियो, बट उसका मतलब ये नहीं कि आप इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करोगे। थैंक यू सो मच संदीप, आप हमारे साथ ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं। हम लोग बहुत सारी ऐसी स्टोरीज कवर करना चाह रहे हैं जहाँ पे पीपल हैव अचीव्ड देयर फाइनेंशियल फ्रीडम एट अ वेरी अर्ली एज, ताकि जो भी हमारे दर्शक है, व्यूअर्स है, वो इंस्पायर हो सके एंड एट द वेरी सेम टाइम अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स उस तरीके से प्लान कर सके कि मनी की वजह से उनको काम ना करना पड़े और वो लोग वो थॉट प्रोसेस को छोड़ के काम करें। सो आई एम वेरी वी आर वेरी ग्लैड कि आप ये हमारे साथ कर रहे हो। सो टू बिगिन विथ, वी वर रीडिंग अबाउट यू, आप बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हो, तो एक हमें आपकी जर्नी के बारे में वॉक थ्रू करवाइए कि कैसे आपकी जर्नी रही है, प्रोफेशनल जर्नी एट द वेरी सेम टाइम कि आप कैसे उस समय सेव और इन्वेस्ट कर रहे थे। कुणाल, पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और अपने दर्शकों और श्रोताओं के सामने मेरे विचार रखने की एक अपॉर्चुनिटी दी। मैं, जैसे कि काफ़ी सारे लोग मेरे उम्र के जो टिपिकल मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आए हैं, मेरे पिताजी रेलवे में थे, तो हम बहुत सारे उनके ट्रांसफ़र होते रहते थे, तो बहुत सारे सिटीज़ में मैं रहा हूँ, दिल्ली में रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट में रहा हूँ, गुजरात में रहा हूँ, और वहाँ से मैं एक अलग ही एक्सपीरियंस था। और फिर फाइनली मैंने सीए की पढ़ाई करी, सीए क्लियर किया, और उसके बाद मैं बैंक्स में काम किया है करीब 8-9 साल भारत में, और उसके बाद मैं फिर यूएई शिफ्ट हो गया। वहाँ पर भी मैंने इन्वेस्टमेंट बैंक्स में काम किया, ओके। जिसमें प्रीडोमिनेंटली कॉर्पोरेट बैंक में था, और ये मार्केट से भी बहुत सारा वास्ता रहा है, बिकॉज पूरा मार्केट्स में था, बट इंडिविजुअल्स के लिए नहीं, कॉर्पोरेट्स के लिए। मैं कॉर्पोरेट से डील करता कॉर्पोरेट था, बैंकिंग की तरफ कॉर्पोरेट ज्यादा। बैंकिंग की तरफ ज़्यादा था, तो ज़्यादातर इंटरेस्ट रेट्स और फिक्स फॉरेन एक्सचेंज करेक्ट। मार्केट्स में मेरा वास्ता रहा है। और करीब आप माने कि 17-18 साल मैंने इन बैंकों में काम किया है। करेक्ट। सो जब आप ये 17-18 साल काम कर रहे थे, तो आपका करियर जब स्टार्ट हुआ होगा, उस समय आप कैसे सेविंग्स और इन्वेस्टिंग कर रहे थे? फिर जैसे-जैसे आप ग्रो किए अपने प्रोफेशनल लाइफ में, तो आपके इन्वेस्टमेंट्स, आपके सेविंग्स वो कैसे ग्रो हुए? एंड बाय द टाइम आप जब रिटायर हो रहे थे या फिर जब आपने चूज़ किया रिटायर होने के लिए, तो उस समय आपके सेविंग्स इन्वेस्टमेंट किस लेवल तक ग्रो हो गए थे? एक्चुअली देखा जाए तो मैं जब काम कर रहा था तो मैंने कभी भी सेविंग और इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, शायद इसलिए क्योंकि बहुत ही बिजी लाइफ थी, उतना मौका नहीं मिला। शुरू के 8-10 साल करेक्ट। तो बहुत ही एक्टिव, 10-12 घंटे रोज आप काम जा करते रहे थे, हैं, राइट। दफ्तर में जा रहे हैं, पूरा दिन काम कर रहे और हैं। शायद इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी उस समय। इतनी अवेयरनेस नहीं थी, ऑब्वियसली सोशल मीडिया नहीं था, यूट्यूब नहीं था, जिससे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है। और दूसरा, शायद पहले 7-8 साल में इतनी सेविंग की कैपेसिटी भी नहीं थी। अगर मैं याद करूं तो मैंने मेरी पहली नौकरी शुरू करी थी, मुझे 10,000 रुपये मिलते थे राइट। बम्बई में। तो मुझे पता भी नहीं है कितना सेव करता था, शायद 2-4 हज़ार सेव करता था। उसमें भी अब फैमिली के लिए हर करेक्ट। 6 महीने में कुछ जा रहे हैं घर वापस, तो कुछ गिफ्ट लेके ले गए, कुछ राइट। ये, तो ज़्यादा सेविंग नहीं थी। सिर्फ़ एक ये सेविंग हुई थी कि मेरे पिताजी ने मुझे फ़ोर्सफुली एक रियल एस्टेट दिलवा दिया था, ओके। एक घर। तो उसका ईएमआई बैंक को अपने आप पे करते कटता थे। था। तो वो एक सेविंग थी, और मैं उसको, चूँकि मेरे को शुरू से ही लोन से थोड़ी-सी कंफर्टेबल नहीं है, तो वो मैं, जितनी भी सेविंग मेरी बचती थी, मैं एक्स्ट्रा करेक्ट। उसमें पेमेंट करता करेक्ट। रहता था। तो शुरू के 5-10 साल तो यही रहे। फिर जब मैं दुबई चला गया तब सेविंग काफ़ी बढ़ गई। और अगेन
लार्जली उस टाइम ऐसा भी हुआ था, एक आरबीआई ने रूल चेंज किया था या गवर्नमेंट ने रूल चेंज किया था, तो एनआरई डिपॉजिट्स पे टैक्स फ्री एफडीज हो जाती थी। ओके, तो मैं और उस टाइम इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी अच्छे चल रहे थे, तो मैं मेरी ज़्यादातर सेविंग फिक्स डिपॉजिट्स में ओके, रहती थी। बट उसका सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि मेरे पास टाइम और एफर्ट नहीं था उस टाइम अपने इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करने के लिए। शायद इन हाइंडसाइट अगर मैं बोलूँ तो वो एक बहुत बड़ा मेरे लिए नेगेटिव रहा है करेक्ट। कि अगर मैं उस टाइम ज़्यादा समझदारी से इन्वेस्टमेंट करता तो आज मेरी कंडीशन जहाँ हूँ उससे भी काफ़ी बेटर रहती। तो आप रिग्रेट करते हो 8-10 साल आपने? रिग्रेट नहीं करता हूँ बिल्कुल भी, बट सिर्फ ये कि अगर कोई, ये अपन स्टोरी इसलिए बात कर रहे हैं कि लोग सुने और राइट, इंस्पायर हो, तो उनके लिए कि अगर वो फाइनेंस को जाने और अपनी रुचि रखें और अपने परफेक्टली चीज करें और बेटर करें, पर मैं करेक्ट, तो खैर परफेक्ट से बहुत पीछे था इन टर्म्स ऑफ राइट, इन्वेस्टिंग, बट कोई बेटर करे तो क्लियरली उसके लिए रोड ज्यादा इजियर है रादर देन थिंकिंग कि नहीं ये जरूरी चीज नहीं है। अ, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप फाइनेंस में अपना इंटरेस्ट रखें सब करेक्ट। प्रोडक्ट्स तो में। जैसे आप जब आप यूएई शिफ्ट हुए, दैट वाज़ आई थिंक 2007-8 या क्योंकि 2006 या 6 या 2006। तब वो पॉलिसी आई थी। हुँ। तो उस समय एफडी के रेट्स क्या थे जब आप कर रहे थे? सो अगेन 6-7 में ज़्यादा मेरी सेविंग नहीं थी। मेरी सेविंग ज़्यादातर 10, 11, 12 में हुई और उस टाइम रेट्स मैंने एफडी 10.5% में भी बुक करी है और 9.5% में भी बुक करी है। ओके। और उस टाइम मेरा इंटरेस्ट रेट, बिकॉज़ मैं इंटरेस्ट रेट में काम करता था, तो हुँ, मेरा व्यू ऐसा था कि इंटरेस्ट रेट्स विल फॉल फ्रॉम हियर। तो राइट, मैंने बहुत लंबी अवधि की एफडीज़ बुक कराई हैं, ओके, मतलब 10 साल की ओके। और सो 10.5% आपको पोस्ट टैक्स मिल रहा था। नहीं, पोस्ट टैक्स मिल रहा था बिकॉज़ कोई भी टैक्सेशन नहीं था। ये टैक्सेशन क्यों नहीं था? क्योंकि आप बाहर से बाहर से पे आप इन्वेस्ट कर रहे थे यहाँ करेक्ट, पे। बाहर से आपने राइट, पैसा यहाँ भेजा एनआरई अकाउंट में और एनआरई ना करेक्ट। डिपॉजिट्स बुक सो करी। अगर यही सेम चीज़ हम इंडिया में करते हैं तो उसपे बिल्कुल, इंटरेस्ट टैक्सेबल रहता बिल्कुल, है। वो आपके स्लैब रेट पे ओके। टैक्स लगता। ऑलराइट। तो आपको अब जैसे धीरे-धीरे हम सब देख रहे हैं क्योंकि एक बहुत ही डिफरेंट व्यू पॉइंट आपने पुट फॉरवर्ड किया कि आपका मेजॉरिटी ऑफ द मनी जो सेविंग्स है वो एफडी में जाती थी हुँ, जिसमें आप 10.5% यील्ड जनरेट कर रहे हो। अकॉर्डिंग टू मी बहुत लोग इक्विटी में इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको 12 से 15% का रिटर्न चाहिए रहता है एंड टैक्सेशन भी तभी लगता है जब वो लोग सेल करते हैं। सो इसलिए उनका गो टू एसेट क्लास वो होता है बट गोज़ विदाउट सेइंग इनहेरेंटली रिस्क भी ज़्यादा होता है। सो क्या आपका वो व्यू पॉइंट था कि मेरे को रिस्क फ्री नॉट रिस्क फ्री एग्ज़ैक्टली बट कम बहुत कम रिस्क के साथ 10.5% अगर यहाँ मिल रहा है, तो मैं ऐसा एसेट क्लास क्यों चूज़ करूँ जहाँ पे 12-14% रिटर्न मिले बट रिस्क थोड़ा-सा बढ़ जाए मेरा? कुणाल, ये बात आपने जो कही है वो बिल्कुल सही है और इन हाइंडसाइट यही लॉजिक था, बट फिर भी मैं कहूँगा मेरा सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक था कि मैं इक्विटी समझता ही नहीं था। ओके, मुझे पता ही नहीं था कि म्यूचुअल फंड में या डायरेक्ट इक्विटी में कैसे करें। और चूँकि मैं यूएई में था तो थोड़ा-सा इंडिया से काइंड ऑफ कट करेक्ट, ऑफ थे, आप करेक्ट, ज़्यादा न्यूज़ नहीं सुनते थे, तो मेरा तो रीज़न इग्नोरेंस ही था। ओके, बट ऑल्सो बट बैक ऑफ द माइंड शायद आलस का वो भी कारण हो गया, 10.5 तो मिल ही रहा है, अभी बहुत मेहनत करेक्ट। क्यों करें कुछ और करने के और लिए। आई थिंक साइकोलॉजिकली जो मुझे लगता है इक्विटी में रिटर्न जब बनता है तो वो इन्वेस्टेड रहता है दैट इज ऑन पेपर अ, बट जब एफडी में 10.5% बनता है तो वो आता है आपके अकाउंट में तो शायद उसका भी फर्क पड़ता है। मेरे लिए और मेरी लर्निंग्स भी यही रही है कि ना, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है आदमी के लिए वो है जो अपनी स्किल जो है, जैसे मेरी स्किल थी कॉर्पोरेट बैंक में काम राइट, करने की, वहाँ मेहनत मेहनत से शायद आप लकी होके काम करें और वहाँ से आपको बहुत सारी इनकम जनरेट हो। करेक्ट, सो मेरा फोकस पूरा इनकम जनरेशन पे था राइट, और मैं ये बहुत स्ट्रांगली मानता हूँ कि जो इन्वेस्टमेंट और सेविंग है, वो उसका प्राइमरी पर्पस ये नहीं है कि आपको अमीर बना दे वो। राइट, उसका प्राइमरी पर्पस है जो अमीर है वो अमीर बना के रखे आपको, करेक्ट, इट कीप्स यू राइट, रिच। राइट, इट इज नॉट लाइक अपन बोलते हैं 10, जैसे इक्विटी में तो खैर अभी बुल रन रहा है पिछले 5 साल राइट, में बहुत ज्यादा 30% चालीस राइट, परसेंट रिटर्न बने हैं। बट नॉर्मली इक्विटी आपको 10 से 15% के बीच में करेक्ट, हिस्टोरिकली रिटर्न देता है। राइट, और 10 से 15% में आप चाहे कितना भी पैसा लगा दें, आप 1 करोड़ से 100 करोड़ नहीं पहुंच सकते हैं। करेक्ट,
आपको 1 करोड़ से 100 करोड़ पहुंचने में जो आपकी कोर स्किल है, जैसे आप यहाँ पर नौकरी करते हैं या कोई बिजनेस करता है या जो भी है, उसमें बहुत अच्छा करना है, राइट, तभी आप वो 1 करोड़ से 100 करोड़ पहुंचेंगे। करेक्ट, आप चाहे कितना भी इन्वेस्टमेंट कर लें, आप अगर 40% पे भी इन्वेस्टमेंट कर लें, तो भी आप 1 करोड़ से 100 करोड़ की जर्नी बहुत मुश्किल होगी। मेरा फोकस हरदम इनकम जनरेशन पे रहा है राइट, कि मैं कैसे अपना पूरा दिमाग, पूरी एनर्जी मेरे इनकम काम जनरेट, पे राइट, लगाऊं ताकि मेरी ग्रोथ हो, एंड करेक्ट, उसका रिजल्ट ही रहा है कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गया। जैसे कि मैंने आपको बोला, मैंने नौकरी शुरू करी थी 10,000 से। जब मैंने नौकरी करना बंद किया, तो शायद आई वाज अर्निंग 200 टाइम्स ऑफ करेक्ट, दैट, एंड दैट इज ओनली बिकॉज आई केप्ट माय फोकस, probably knowingly or अननोइंगली, unknowingly, करेक्ट, on income generation. राइट। एंड व्हाट वाज द ईयर जब आप रिटायर हुए थे? मैं एक्चुअली 2013 में 2013-2014 के बीच में कभी मैंने तो उस समय तो अभी जैसे हमारे जनरेशन में एक बहुत कॉमन नंबर डिस्कस होता है फायर नंबर, कि इतना अगर मेरे अकाउंट में है या फिर इतना मेरे इन्वेस्टमेंट में है तो मैं रिटायर हो सकता हूँ। तो जब आप रिटायर होते तो आपके भी दिमाग में एक नंबर था नहीं, सबकॉन्शियसली? मगर ये सवाल मैं एक्चुअली, मुझे 2 मिनट लगेगा, थोड़ा लंबा हम्म, करूंगा। तो ये जो फायर है, ये एक्चुअली दो अलग अलग चीजों से बना है, एक FI और RE। राइट, FI इज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंस एंड RE इज रिटायर अर्ली। राइट, तो चूंकि फायर सब साथ में बोलने लग गए हैं, ऐसा लोगों को लगने लगा है कि FI के बाद RE आता है, मतलब जैसे ही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाए, अपने को रिटायर अर्ली करना है। करेक्ट, मगर वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। जो सही चीज है वो ये है कि अगर आपको रिटायर अर्ली करना है, तब आप तभी कर सकते हो जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। राइट, इसका मतलब ये नहीं है कि FI होते ही आपको रिटायर अर्ली करेक्ट, करना है। करेक्ट, रादर, अगर आप एफ जो रिटायर अर्ली है, वो एक बहुत ही, बोलते हैं ना, नीश प्रोडक्ट है, बहुत कम लोगों के लिए सूटेड है। और अगर आप स्पेशली रिटायर अर्ली, अर्ली वाला जो पार्ट है, अगर आप अर्ली लेट 30s में आप रिटायर करना चाहते हैं, तो आप सोचिए, आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने के लिए करीब 15 से 20 साल है। करेक्ट, और अगर कोई भी आदमी विदाउट इन एंसेस्ट्रल वेल्थ, बिना पिताजी की वेल्थ के फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहता है, तो उसको 4-5 चीज़ों का मिक्स चाहिए। एक तो उसको मेहनती होना पड़ेगा, उसको बहुत ही समझदार और नॉलेजेबल होना पड़ेगा, उसको बहुत ही किस्मत वाला होना पड़ेगा। और और आप सोचिए कि एक आदमी जो दिन रात मेहनत करता है, बहुत ही समझदार है, अक्लमंद है और बहुत ही किस्मत वाला है, वो एक दिन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाता है और बोलता है, अब मैं काम करना बंद कर देता हूँ। आप सोचिए उसकी जिंदगी में कैसा होगा, मतलब वो एक दिन तो पूरे पूरे दिन मैराथन बिजी था, दौड़ रहा है और एक दिन आके घर में बैठ गया, वो करेक्ट, फिट ही नहीं है। राइट, और अगर आप उसको ब्रॉडर तरीके से देखें, अगर सब अर्ली लेट 30s वाले जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए हैं, वो सोचे कि हम काम करना बंद कर दिए, तो सोसाइटी का और समाज का क्या होगा? करेक्ट, समाज ग्रोथ करना बंद कर देगा, फिर सब जो मीडियोकर लोग बचे हैं वही काम कर रहे हैं। जो समझ जो स्मार्ट 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 एलिटी पीपल जो हैं है, वो घर पे बैठे हुए हैं, तो राइट, समाज का डेवलपमेंट बंद हो राइट। जाएगा। इट इनफैक्ट सर बहुत केसेस ऐसे भी देखे हैं जहाँ पे मैराथन भाग रहे लोग, रोज काम कर रहे 12 घंटे, सो दे आर सो ऑक्यूपाइड, और फिर जैसे ही वो रिटायर होकर घर पे बैठ जाते हैं या फिर कुछ नहीं कर रहे होते, फर्स्ट 1 मंथ इज ओके, दे गेट द ब्रेक दे डिजर्व, बट देन डिप्रेशन, एंजाइटी, ऑल दीज स्टार्ट्स कमिंग इन। यस, मतलब ये बहुत ज्यादा एक वियर्ड चीज है जो देखी गई है, समझी गई है, कि फाइनेंशियल एंगल तुम्हारा सॉर्ट हो गया है, फिर भी मेंटली चैलेंजेस आने लग गए हैं डिस्पाइट completely हैविंग द agree. So फाइनेंशियल एंगल retire पार्ट। early is a niche concept, is for very few people who are psychologically in that mindset कि जो भी कोई कारण, जैसे मेरा कारण था कि मैं बहुत बोर हो गया था, मुझे शायद घर पे बैठना अच्छा राइट, लगता है, मेरे को कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता है, ओके, मेरे को घर पे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड राइट। करना अच्छा लगता है। So what is your day like, sir? जैसे since you have But retired early, I will take one step back again right? on this RE because it's very Hmm. important. कि um, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं बहुत इग्नोरेंट था अबाउट इन्वेस्टमेंट। Right. आई वाज आल्सो वेरी इग्नोरेंट अबाउट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लेवल, व्हाट इज दैट लेवल, Correct. एट व्हाट टाइम यू बिकम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, and lots of people are actually very ignorant about that even today. Right. And why it is important? It is not important because you want to plunge into RE, but it is important because till that time, suppose you're running marathon and you have achieved that FI. Once you have achieved that FI, you know now that I don't need to run marathon. I can continue running if I enjoy.
But if I don't enjoy, or if I want to take it easy, then I can now do, instead of 42-kilometer marathon, I can do half marathon and Right. still be, because now I don't need to run after money. Right. So financial independence is very important, that people increase their awareness at what level they get it, and then accordingly modulate their goals and Right. their way of life. Right. And sir, since आपने कहा कि जब आपका एलोकेशन आप कर रहे थे या फिर सेविंग्स कर रहे थे, तो एफडी वाज योर गो टू प्लेस बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस. नाउ दैट यू आर मोर अवेयर, हैज दैट एलोकेशन चेंज्ड अभी? It has not changed. Again, Okay. two reasons. One, because I have crossed that FI threshold. Once Okay. you cross that FI threshold and get into an RE, at least I have become extremely risk averse. Right. क्योंकि अब मैं बिकॉज ऑफ द princip- एज की वजह से नहीं, risk नॉट बिकॉज अभी मेरा गोल हो गया, अभी मैं Right. प्रिंसिपल लॉस नहीं bear कर सकता. नहीं बेयर कर सकता हूँ, बिकॉज अगर मैं Okay. नौकरी कर रहा हूँ तो मैं प्रिंसिपल लॉस बेयर कर सकता हूँ, राइट. बट अब मैं प्रिंसिपल लॉस नहीं बेयर कर सकता हूँ, तो मेरा रिस्क एवर्जन बहुत ज्यादा बढ़ गया, विच Right. आई थिंक सो एवरी आरई पर्सन शुड डू. Every Okay. RE person should try to reduce the Risk element. element in the. But if you are financially independent and not retired and continue to work, you should actually increase the risk element, Right. risk appetite. क्योंकि आप इंडिपेंडेंट भी हो गए हो, तो आप ज्यादा रिस्क ले सकते हो And with your choices of with your asset class. choices, correct. Correct. So, but मेरा asset allocation obviously बहुत खराब है. 80-90% debt is not somebody, especially living in India. Currently it is 80-90 debt. 80-90 debt. Okay. Somebody who's living in India with a 50-year story ahead of us, we will be probably next China. इतना ग्रोथ है, और आप अगर इक्विटी में नहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, तो चाहे इक्विटी हो सकता है आज से 40% गिर जाए, वर्स्ट केस सिनेरियो, बट उसका मतलब ये नहीं कि आप इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करोगे. इक्विटी शुड बी एनीवे फ्रॉम 60% to 30%, depending Your upon age. even at my age. Right. No. And for younger, it should be like more than 80-90%. एंड आप फ्यूचर में देखते हो एलोकेशन को चेंज करने में? बिल्कुल, बिल्कुल. अगेन दो कारण से. पहली बात तो मेरी अवेयरनेस अबाउट इक्विटी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, और दूसरी बात ये है कि मैं जो मेरे सब पुराने एफडीज थे, टैक्स फ्री वाले, वो सब खत्म हो गए हैं. क्योंकि सब मैच्योर हो गए हैं, नए टैक्स रेट कम है, और मेरा ऑब्जेक्टिव है टू बीट द इन्फ्लेशन. सो अगर आज की तारीख में बोले 5 से 7% इन्फ्लेशन है, सो अगर मेरे को 5 से 7% अगर पोस्ट टैक्स बेस पे बीट करना है, सो इक्विटी डालना जरूरी है. डेट से वो मैं अचीव नहीं कर सकता हूँ. तो माय इक्विटी एलोकेशन विल इंक्रीज. इट इज ऑलरेडी स्टार्टेड टू इंक्रीज इन फॉर्म ऑफ बैलेंस इक्विटी फंड्स, जो पार्ट डेट है, पार्ट इक्विटी है. बट मैं डायरेक्ट इक्विटी भी एक्टिवली. तो अभी 80-85 इज डेट और रेस्ट 15 इज इक्विटी? नो, उसमें से करीब मेरा 10% अब एफएनओ ट्रेडिंग में करता हूँ, तो उसमें हो गया है, और बाकी कुछ मैंने थोड़े रिस्कियर फंड्स लिए हैं, एआईएफ में थोड़ा इन्वेस्ट किया है. अगेन उसका लार्जली रीजन था टू गेट दैट स्मॉल पे. मैं कोई एक बहुत रिस्की वाला फंड लिया जिसमें 20% रिटर्न वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं. ऑब्वियसली रिस्क भी उतना ज्यादा है, but that will add up and give my portfolio yield back to 7-8% now. मतलब योर रिस्क प्रोफाइल, जस्ट मैं दिमाग में आपका रिस्क प्रोफाइलिंग करने की कोशिश कर रहा था. So one side of you is completely conservative, not completely conservative, but to a greater extent conservative है, जो कि debt और fixed income sources को prefer कर रहा है, और दूसरा एंगल है जो F1 एक्सप्लोर कर रहा है या फिर AIF एक्सप्लोर कर रहा है. So how do you manage this contrasting personality within yourself, जब आप एक रिस्क अवर्स पर्सन बन जाते हो और आप एक रिस्क सीकर बन जाते हो? नहीं, मैं ऐसा नहीं देखता हूँ. सबसे पहले अगर आप देखें उसमें भी डिटेल में, तो मेरा एफएनओ एलोकेशन 10% हो गया. अभी तक ऑलमोस्ट 5-6% था. इस साल मैंने अपना एफएनओ एलोकेशन डबल कर दिया है. बट जब मेरा 6% था, तो मेरे पोर्टफोलियो पे करीब 8% यील्ड था, और मेरा व्यू था वर्स्ट के सिनेरियो में बिल्कुल ही खराब एफएनओ ट्रेडिंग करता हूँ और जीरो हो जाए, तो भी 1 साल का इंटरेस्ट मैंने लूज किया है, और कुछ नहीं किया. तो मैं रिस्क एवर्स हूँ. और चूंकि मेरा एलोकेशन भले ही एफएनओ में 10% है, बट एक्टिव यूटिलाइजेशन 3-4% ही है. ब्रोकर के पास पैसा रहता है कि मैं ट्रेड कर सकूं वंस अ वाइल कभी, पर ट्रेड आप इतना एलोकेशन नहीं लेते. पर ट्रेड मेरा एलोकेशन अभी भी, तो मैं एफएनओ ट्रेडिंग में भी बहुत ही रिस्क
आवर्स, एवर्स ट्रेडिंग राइट, करता हूँ। मेरा टारगेट एफएनओ ट्रेडिंग में 40-50, 60, 100%, 200% करेक्ट, बनाने का नहीं है। मेरा टारगेट 25% साल में बनाने का है। करेक्ट, दैट्स इट। अब बहुत सारे लोग, बहुत सारी ट्रेडिंग आती है, बताते हैं 40%, 25% तो महीने का बन रहा है, हफ्ते का बन रहा है। नहीं, मेरे को 25% साल का अगर बन जाए तो आई एम वेरी हैप्पी। राइट। सर आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ की, यू डिड नॉट से फायर, यू सेड एफआई एंड आरई। आपने दोनों को अलग-अलग कर दिया और दोनों का मतलब समझाया और कैसे उसको परसीव करना चाहिए वो आपने बता दिया। तो मैं आपसे ये नहीं पूछूँगा कि फायर नंबर क्या होना चाहिए, मैं आपसे ये पूछूँगा कि एफआई नंबर क्या होना चाहिए? तो एफआई, यार, एफआई बोलते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। राइट, बेसिकली आप किसी पे निर्भर नहीं हो अपने खर्चे, राइट, और किसी पे मतलब ये नहीं माता पिता, बीवी बच्चे, किसी पे मतलब इवन आप नौकरी पे निर्भर नहीं हो। राइट, आपकी जो इनकम है उससे, आप आपकी जो वेल्थ है उससे जो इतनी इनकम आ रही है वो उससे आपके घर के खर्चे चल रहे हैं। करेक्ट, सो उसको कैलकुलेट करने का बड़ा आसान सा तरीका है, आप अपने साल भर के खर्चे ऐड करो। तो एक साल का, सपोज अपन एग्जांपल लेते हैं, अगर आपका 10 लाख रुपए का एक साल का खर्चा है, एक्सपेंसेस है, राइट, सो एटलीस्ट 10 साल का खर्चा, एटलीस्ट मिनिमम, मोर ओके, प्रेफरेबली 15 साल का, और कंफर्टेबली होने के लिए 20 साल का। ओके, अब इसमें आप ऐड कर दो आपके जो बड़े खर्चे बाद में होने वाले हैं। सपोज आप, आपके हाउस बच्चों को आप चाहते हाउस हैं कि, एजुकेशन, मैरिज, हाँ, एजुकेशन, अगर आप बच्चों को ओवरसीज भेजना चाहते हैं कुछ, या आप मकान लेना चाहते हैं, और या आप अपने, आपको अपने पेरेंट्स को बाद में, क्योंकि वो रिटायर हो जाएंगे तो आप उनको सपोर्ट करना रहेगा, या जो भी कोई आप ब्रॉडली बड़ा खर्चा आप देख सकते हैं। अगर आपको लड़की है, आपको शादी करनी है, बच्चों की शादी के खर्चे हैं, आप वो बड़े एक्सपेंस ऐड कर दीजिए। आप ये लेवल अगर आपका आ गया है तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं। राइट, इसका मतलब अब आपको किसी पे भी निर्भर, आपकी अपनी नौकरी और धंधे पे भी निर्भर नहीं होना आपके घर के खर्चे करेक्ट, चलाने के लिए। अब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट हो जाते हो। ये दिस इज़ एप्लीकेबल अक्रॉस इंडिविजुअल्स। ऑफ कोर्स, ऑल ओके। और इंडिविजुअल्स। सर ये जो मेरा पोर्टफोलियो मैंने बना लिया, से फॉर एग्जांपल मैं जब जैसे साहब बोल रहे थे तो मैंने मेरा कैलकुलेट करने का कोशिश किया सेम नंबर्स के साथ, हाँ, तो करीबन 8-10 करोड़ का अमाउंट आया। तो ये 8-10 करोड़ का अमाउंट मान लेते हैं मैंने अभी एफआई अचीव नहीं किया, मैं करने की तरफ हूँ। ये 8-10 करोड़ में से कुछ पोर्शन मैंने अक्यूमुलेट कर लिया, कुछ नहीं किया है। तो मेरा इन्वेस्टमेंट कहाँ होना चाहिए? और एक बार मैं से फॉर एग्जांपल 4 साल बाद यहाँ से अचीव करता हूँ ये नंबर, तो फिर मेरा एलोकेशन इन्वेस्टमेंट एलोकेशन कहाँ होना चाहिए? परफेक्ट। अपन ने थोड़ी सी बात करी उसके बारे में कुणाल, बट अगेन सब लोगों पे निर्भर करेगा, उनकी क्या मेंटालिटी है, क्या रिस्क प्रोफाइल है। बट और एलोकेशन डिस्कस करने से पहले मैं एक छोटी सी चीज बताऊंगा कि जिसको एक्टिवली एफआई और आरई की तरफ सोचना है, उसको बहुत जरूरी है कि वो मोर देन एलोकेशन फाइनेंसेस अपने समझे। राइट, डिफरेंट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, कैसे इन्वेस्ट किया राइट, जाता है, इक्विटी, म्यूचुअल फंड, एटलीस्ट बेसिक्स, इफ नॉट इन ग्रेट अमाउंट ऑफ डिटेल। एआईएफ्स में किस तरह के रिस्क हैं, म्यूचुअल फंड कैसे इन्वेस्ट करते हैं, डेट क्या है, इक्विटी क्या है, उनके टैक्सेशन प्रोफाइल क्या है, उनकी मेच्योरिटी प्रोफाइल क्या है, उनकी लिक्विडिटी प्रोफाइल क्या है। समथिंग ये लोग लिक्विडिटी भूल जाते हैं। जैसे है कि एफडी, इवन दो आपने 5 साल की एफडी ली, बट आप किसी भी दिन बैंक में जाके पैसा निकाल सकते हो। इक्विटी है, इवन तो आप बोलते हो कि मैं मार्केट में बेच दूंगा, बट अगर मार्केट तो 30% टूट गया हुँ, तो आप निकालने में आपको लॉस हो जाएगा, तो करेक्ट, आप उसकी लिक्विडिटी थोड़ी कम होती है। ओके, तो इस तरह से आप अपना एसेट्स का प्रोफाइलिंग और फाइनेंशियल, पर्सनल फाइनेंस एंड पर्सनल इन्वेस्टिंग लर्न करना एलोकेशन से भी ज्यादा ज़रूरी है, जरूरी है। राइट, और साथ में एक और चीज बहुत जरूरी है, वो लोग ध्यान नहीं देते हैं, वो एक्सपेंस। आप जितना टाइम इनकम पे इन्वेस्ट करते हो उतना ही टाइम एक्सपेंस अंडरस्टैंडिंग के लिए करना जरूरी है। राइट, अब आपका एक्सपेंस 10 लाख है, बट 10 लाख में क्या है, ट्रैवल कितना होता है, ग्रोसरी कितना होता है, रेंट करेक्ट, कितना करेक्ट, होता है। और वो जैसे मेरी आदत है कि मैं परफेक्टली नोट करता हूँ, मेरे पिछले 10 साल के खर्चे, ग्रैन्युलर डिटेल्स ऑफ राइट। एक्सपेंसेस हैं, तो मेरे को प्रोजेक्शन में भी बड़ी आसानी होती है। और आई थिंक द बेस्ट पार्ट इज़ कि पिछले 2-3 साल में ये सब ट्रैक करने के लिए बहुत ऐप्स भी आ गए हैं, बिल्कुल सही। जिसको जो आपको एकदम क्लियरली बता देते हैं कि आपका फूड ट्रैवल इतना है, आपका ग्रोसरी इतना है, आपका फ्यूल इतना है, प्रिसाइजली। प्रिसाइज़ली एकदम आपको क्लियरली पिक्चर दे देते हैं। मंथली कंपैरिज़न भी करके दे देंगे, सब कुछ करके दे देते बिल्कुल, हैं। तो वो एक एक जो बोलते हैं ना, फाइनेंशियल समझदारी बहुत ज़रूरी है, नहीं सिर्फ इनकम और वेल्थ साइड पे, बट राइट, एक्सपेंस साइड पे। राइट, अब आपने ये सॉर्टेड कर लिया है तो एलोकेशन ज़्यादातर आसान है। जब तक आप फायर नहीं किया है, आप एंड
अगर आप फायर करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। आप जितने ज़्यादा रिस्कियर एसेट्स पे रख सकें, दैट डज़ नॉट मीन कि आप जाके मतलब सट्टा खेलने पूरा लगेंगे और एफएनओ कर रूलेट कर लिया, लेंगे, रूले, बट 3 पत्ती ये वो सब सब नहीं। नहीं, ओके, ज़्यादा रिस्कियर मतलब इक्विटी एक एसेट है, क्लास है राइट, व्हिच इज़ स्लाइटली रिस्कियर, या एआईएफ एसेट क्लास है जहाँ पर कुछ करेक्ट, लर्नेड मैनेजर हैं बट दे आर ट्राइंग टू राइट, अचीव बेटर देन राइट, द मार्केट। और डेट इज ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ say 20 25 करेक्ट। तो 30%। 80-20 एलोकेशन इज़ अ 80 गुड, 20 एलोकेशन। करेक्ट, वंस यू हैव प्रोग्रेस टुवर्ड्स आरई, मतलब आपने अपनी नौकरी छोड़ दी है। प्रो अगर आप नौकरी कर रहे हो या कोई भी और काम कर रहे हो तो आप ये एलोकेशन स्लोली रिस्कियर से उस पे जा सकते हो, बट सडनली अगर आपने स्विच ऑफ कर दिया है और आपने नौकरी छोड़ दी है और आप रिटायर कर लिए हो, देन यू शुड क्लियरली, वेरी सडनली, at least 10 years of expenses should be shifted to safe debt. ओके, सेफ डेट मतलब एफडीज या गवर्नमेंट गवर्नमेंट बॉन्ड्स बॉन्ड्स या म्यूचुअल फंड विच इज ट्रिपल ए रेटेड, वो भी कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड नहीं, क्योंकि आप जानते हैं फ्रैंकलिन में एक हुआ था, तमाशा हो राइट, चुका राइट, था। राइट, तो सिक्योर्ड डेट राइट, वाला एटलीस्ट 10 इयर्स ऑफ राइट, एक्सपेंसेस, प्रिफरेबली 15 इयर्स ऑफ करेक्ट, एक्सपेंसेस, और उसके ऊपर का है वो आप फिर करेक्ट, राइट, मोर रिस्कियर मोर एसेट्स में रिस्किल में जा सकते हैं। डाल सकते हैं। आपने सर एक पॉइंट मेंशन किया इमरजेंसी फंड का भी। सो कितना अमाउंट ऑफ इमरजेंसी फंड एट अ टाइम मेरे पास रहना चाहिए और कहाँ पार्क्ड होना चाहिए वो? ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि इमरजेंसी फंड एक्चुअली, जो कोई नया बच्चा है, अभी पहली नौकरी कर रहा है, उसको सबसे पहले सेविंग हैज टू बी पुट इन इमरजेंसी फंड। राइट, इमरजेंसी फंड मेरे हिसाब से 6 से 12 महीने ऑफ योर इनकम, इनकम, ऑफ योर सैलरी। तो अगर सैलरी और आप, एक्सपेंस? नॉट एक्सपेंस, ओके, सैलरी। ओके, तो अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपया महीना है तो 6 लाख रुपया आपका, 6 से 12 लाख रुपया। करेक्ट, और ये आपको या तो सेविंग बैंक अकाउंट में रखना है या एफडी में रखना है, करेक्ट, बैंक एफडी में रखना है। करेक्ट, क्योंकि बैंक एफडी भी चल, भले ही आपकी 3 साल की हो, बट आप कोई भी दिन बैंक में जाके आप बोलो, वो 2 मिनट में आपके करेक्ट, पैसे कर कर देगा। दें, और कई लोग बोलते हैं मेरे पास क्रेडिट कार्ड की लिमिट है, वो इमरजेंसी नहीं, वो इमरजेंसी फंड नहीं है। जो आपका सेविंग बैंक और एफडी में, वही इमरजेंसी फंड है। राइट। और सबसे पहला इन्वेस्टमेंट, सबसे पहली सेविंग शुड बी बकेटेड इनटू दैट इमरजेंसी फंड, फंड। वो कोई भी नीड अराइज़ हो सकता है उसके लिए वो पैसे हैंडी बिल्कुल, होने चाहिए। बिल्कुल। ओके, और सर एक लास्ट क्वेश्चन, बहुत लोग बोलते हैं कि जब तक आप पैसे नहीं कमाते हो तो आपके लाइफ में एक ही प्रॉब्लम होता है कि आपके पास पैसे नहीं है, पर जैसे ही वो कमा लेते हो तो आपके पास दूसरे प्रॉब्लम्स आने लग जाते हैं। सिंस आपने ये अचीव कर लिया है, मनी इज़ नॉट द एंड गोल और मनी इज़ नॉट दैट यू आर वरीड अबाउट, तो क्या ये सच है? नहीं यार, मतलब मैं तो बोलूँगा कि जो खाली अमीर होता है वो बोलता है कि पैसे की ज़रूरत नहीं है। तो क्लीशे है। ऑब्वियसली पैसे से खुशी नहीं कमाई जा राइट, सकती, बट पैसे के बिना खुश रहना भी बहुत मुश्किल है, मुश्किल राइट, काम है। तो बहुत ज़रूरी है कि लोग फ़ोकस करें और पैसा कमाएँ और हेल्दी, रिच, लग्ज़री लाइफ़स्टाइल बिताएँ। और ये यही गोल है। मतलब हम बोलते हैं कि भारत 2000 डॉलर जीडीपी का देश है और यूएसए 60,000 80,000 जीडीपी का देश है। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जो नॉर्मल लोग हैं वो ज़िंदगी अपनी ज़्यादा आराम से बिता सकें। करेक्ट, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप पागल के जैसे पैसे के पीछे जो भाग रहे हो, पैसे के चक्कर में आपने फैमिली लाइफ या राइट, वर्क लाइफ बैलेंस खो दिया। तो शायद आप जिंदगी के शुरू के 5-10 साल वो करना चाहते हैं, तो मैं बोलूँगा हाँ बिल्कुल सही है, करना राइट, भी चाहिए। बट उसके साथ में बहुत ज़रूरी है कि लोग अपनी और स्पेशली यंग लोग अपनी यंग लाइफ को वो टाइम नहीं आया। अगर आप पूछे मेरे से रिग्रेट क्या है, मेरी सबसे बड़ी रिग्रेट है कि मैंने पहले 10 साल गधे के जैसे काम किया। 12-15 घंटे हुँ, दिन के मैं दफ्तर में लगाता था। मुझे लगता है कि अगर मैंने अपनी हेल्थ पे और इन्वेस्ट किया और होता, इन्वेस्ट किया होता, या मेरी जैसे ट्रैकिंग की हॉबीज है वगैरह किया होता, जो आज मैं शायद उतनी एक्टिवली भी एग्रेसिव तरीके से नहीं नहीं कर कर सकता हूँ। सकते, राइट। बट डोंट लूज द मनी गोल एट ऑल। और सर एफआई अचीव करने के लिए, सॉरी आई एम एडिंग वन या मोर, फ्रुगैलिटी एज़ अ कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है, लोगों को कंजूस बनना पड़ता है ताकि जल्दी शुरू के पार्ट इयर्स में होard कर ले पैसा। सो मैं एक्चुअली कंजूस था, बट हिस्टोरिकल होता है यार, मिडिल क्लास से आए हैं, हमने फैमिली में देखे नहीं। मुझे याद है कि जब हम छोटे थे तो साल में 4 बार
ईट आउट करने जाते थे राइट, चारों के बर्थडे पे हमारे फैमिली। तो आजकल तो शायद ये लोग सुनेंगे तो महीने में 4 बार सर। हाँ, तो वो तो हमने वो देखा है ज़माना, तो हमारे से पैसा खर्चा नहीं होता था। बट आई विल से इट इज़ सच अ स्टूपिड कांसेप्ट। राइट, People should spend money. Money is not for hoarding, keeping in the bank. Money is for enjoying. That does not mean कि आप जाके पैसा उड़ा रहे हो। बट एक्टिव इनकम पे साथ में फोकस करो कि आप स्पेंडिंग पे, स्पेशली यंग पीपल शुड नॉट लुक टू सेव, दे राइट, शुड लुक टू एंजॉय लाइफ, एंड दे शुड लुक टू इंक्रीज देयर स्किल्स एंड इन्वेस्ट इन देयर इनकम ताकि ग्रोथ, एक्टिव इनकम पूरी बढ़ती जाए। एक्टिव इनकम बढ़ती जाए राइट, और अपना लाइफ एंजॉय करो। आप इसका मतलब नहीं कि आप लोन लेके आप गाड़ी मर्सिडीज चला रहे हो और उसका हफ्ते कट रहे हैं, राइट, वो मत करो। बट जितना पॉसिबल है एंजॉय करो, स्पेंड करो। आपकी सेविंग करने की जरूरत नहीं है, स्पेशली अगर आपके डिपेंडेंट नहीं है। राइट, आप फ्री हैं अभी तो राइट, फोकस ऑन स्पेंडिंग। राइट। डोंट बी फ्रूगल। आई डिड दैट मिस्टेक बीइंग फ्रूगल एंड आई बट विल, थोड़ा रिग्रेट होता है अब लेटर वो में। उसमें क्लियरली रिग्रेट होता है। थैंक यू सो मच संदीप सर। आई थिंक बहुत लोगों को एक अलग नजरिया मिलेगा टुवर्ड्स द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, क्योंकि हमने बहुत सारे शूट जो किए हैं उसमें हमने एक कॉन्सेप्ट पे बहुत ज्यादा डीप डाउन किया हुआ है कि सेव करो, फ्रूगल रहो, इन्वेस्ट करो, इक्विटी में डालो, 15% कमाओ। बट गिवन आपके एक्सपीरियंस से, जैसे जैसे आपने जर्नी जी है, आपका एक अलग नजरिया रहा है टुवर्ड्स लुकिंग एट मनी और कैसे आपने अपना एफआई अचीव किया है। सो वो एक नज़रिया लोगों को देना भी ज़रूरी था, बिकॉज़ एक ही एक नज़रिया सब पे लागू नहीं हो सकता है। जी हाँ। एक ही एक सॉल्यूशन, ब्लैंकेट सॉल्यूशन सब पे नहीं लग सकता है। दे नीड टू हैव डिफरेंट सॉल्यूशंस, और वो सॉल्यूशंस मुझे लगता है पेपर पेन के थ्रू नहीं आ सकते, एक्सपीरियंस ही से आ सकते हैं। सो बिल्कुल। आपने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया ऑन आवर चैनल। आई एम वेरी श्योर व्यूअर्स को काफ़ी ज़्यादा रिलेट होगा ये चीज़ से, और वो लोग अपना फायर नंबर पे वर्क करेंगे एंड दे विल बी एबल टू अचीव इट। सो थैंक यू सो परफेक्ट। मच। थैंक्स अ लॉट कुणाल। अगेन मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और मेरे विचार व्यक्त करने का मौका दिया। थैंक यू।